एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, फाइनली जिस वीडियो का आप लोग को काफी वेट था, आज वो वीडियो आ चुकी है। टीसीएस एमक्यूटी डिजिटल इंटरव्यू वन शॉट। तो अभी काफी स्टूडेंट्स का अपकमिंग टीसीएस इंटरव्यू होने वाला है मल्टीपल प्रोफाइल्स पे, चाहे वो निंजा प्रोफाइल हो, चाहे वो डिजिटल प्रोफाइल हो, चाहे वो प्राइम प्रोफाइल हो। एंड अभी ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज हो चुके हैं। एंड जितने भी स्टूडेंट्स का भी अपकमिंग टीसीएस इंटरव्यू है, आज की वीडियो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। अभी रिसेंटली हमने निंजा इंटरव्यू वन शॉट ऑलरेडी अपलोड कर दिया। तो जितने कैंडिडेट्स का भी निंजा इंटरव्यू मतलब निंजा प्रोफाइल पे इंटरव्यू है, वे स्टूडेंट्स उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अभी जितने स्टूडेंट्स का अपकमिंग डिजिटल प्रोफाइल पे इंटरव्यू है, आज की वीडियो आप लोग के लिए होने वाली है। एंड प्लीज इस वीडियो को वे स्टूडेंट्स देखना जो एंड तक देख सकते हो, जो कंप्लीट वीडियो देख सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीट वन शॉट होने वाला है। एंड अगर आप लोग सीरियस हो कि आपको टीसीएस कंपनी का इंटरव्यू क्लियर करना है, तभी इस वीडियो को देखना। एंड ये कंप्लीट वीडियो आपको काफी हेल्प करने वाली है आपके टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए जो ऑलरेडी टीसीएस डिजिटल प्रोफाइल पे पूछे जा चुके हैं। एंड अभी रिसेंटली मैंने काफी कैंडिडेट से बात की है जिनका भी रिसेंटली डिजिटल प्रोफाइल पे इंटरव्यू है, निंजा प्रोफाइल पे इंटरव्यू है, प्राइम प्रोफाइल पे इंटरव्यू हुआ है। एंड वे क्वेश्चंस भी इस वीडियो के अंदर हमने क्लब किए गए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, निंजा प्रोफाइल की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया। डिजिटल की आज हमने ये वीडियो अपलोड डाल दी है। ये वीडियो कंप्लीट वीडियो डिजिटल प्रोफाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। एंड अभी इसी चैनल पे जितने भी स्टूडेंट्स का प्राइम प्रोफाइल पे इंटरव्यू है, सो गाइस प्राइम प्रोफाइल पे जिनका भी इंटरव्यू है, अभी आप लोग के लिए भी वीडियो आने वाली है। 1 to 2 डेज का टाइम दो मुझे, 1 to 2 डेज का टाइम दो, ठीक है? क्योंकि कंप्लीट वन शॉट है एंड काफी इसमें मेहनत लगती है। काफी चीजों देखो, जब हम कोई क्वेश्चंस क्लब करते हैं, हम क्वेश्चंस देखते हैं, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चंस पिक किए जाते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अप टू 3 डेज, मैक्स टू मैक्स 3 डेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स का प्राइम प्रोफाइल पे इंटरव्यू है, उनके लिए भी प्राइम इंटरव्यू वन शॉट आ जाएगा। एंड ये आज का वन शॉट 1 आवर प्लस वन शॉट होने वाला है। तो बहुत ध्यान से एंड तक देखना, बिल्कुल भी बीच में वीडियो मिस मत करना। अगर आपको ये है कि मुझे टीसीएस का इंटरव्यू क्रैक करना है, तो आज की वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के बाद आपकी टॉप नॉच लेवल प्रिपरेशन हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले कह रहा हूँ, जैसे इस चैनल पे आपको टॉप नॉच लेवल कंटेंट मिल रहा है, तो उसके लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि मैं आप लोग के लिए टॉप नॉच लेवल कंटेंट बनाता रहूं एंड आपको फ्री में एक टॉप नॉच लेवल कंटेंट मिलता रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। एंड ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू राउंड के अंदर चले जाओ, वेदर इट इज टीसीएस, वेदर इट इज असेंचर, वेदर इट इज कैपजेमिनी, वेदर इट इज कॉग्निजेंट, वेदर इट इज बिग एमएनसीज, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू राउंड के लिए चले जाओ, टेल अस अबाउट योरसेल्फ या टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोडक्शन एक ऐसा पार्ट है जिसपे काफी स्टूडेंट्स फोकस नहीं करते हैं। एंड ये भी एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है आपके रिजेक्शंस का। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो इंट्रोडक्शन का पार्ट जो आपको पहले से पता है कि इंट्रोडक्शन के बारे में सामने वाला जो इंटरव्यूअर बैठा है, सपोज मैं इंटरव्यूअर हूं, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ही पूछूंगा। तो जो चीज आपको पहले से पता है कि ये क्वेश्चंस मेरे पहले से आने ही आने हैं, तो उसको तो आप लोग अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। तो मैं आपको एक पूरा का पूरा सिनेरियो बता देता हूँ कि कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। दिस इज वन ऑफ द ओपनिंग्स एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। तो देखो, मैंने आपको बताया कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऑल्दो द क्वेश्चन अपीयर्स टू बी क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, योर रेस्पॉन्स विल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हाउ द इंटरव्यूअर व्यूज यू। अब इस क्वेश्चन से पूरा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। जो आपका इंटरव्यूअर है, वो आपको आप उसका नजरिया चेंज हो जाएगा, उसका व्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से देना है। ये मैं आप सभी लोगों को रिकमेंडेशन दूंगा कि इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर रखना। मैं आपको बता देता हूँ। बिगिन विद अ शॉर्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन, योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम। सबसे पहले अपना नाम, जैसे मेरा नाम अमन अग्रवाल है, तो जो भी आपका नाम है वो आपको मेंशन करना है, कहां से आप बिलोंग करते हो। देन आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, करंटली परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम डेट XYZ कॉलेज, एंड अ लिटिल अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। अब ये देखो, ये टेक्निकल प्रोफाइल के लिए आप लोग मेंशन नहीं करना। ये पॉइंट आपको टेक्निकल प्रोफाइल के लिए मेंशन नहीं करना है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ।
आप सभी लोग टेक्निकल इंटरव्यू देने जा रहे हो। मैंने यहाँ पे इसलिए ये पॉइंट मेंशन किया है, जिससे कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी गलती कर रहे हैं कि वे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता रहे हैं, लाइक मदर्स का नेम, फादर्स का नेम, ठीक है? वो चीज़ नहीं बतानी है आपको। आपका इंट्रोडक्शन है, आपका इंटरव्यू हो रहा है, सिर्फ आपको अपनी चीज़ बतानी है, अपनी डिटेल्स बतानी है, अपने बारे में बताना है। इंटरव्यूअर को कोई मतलब नहीं है आपके मदर के नेम जानने में, आपके फादर का नेम जानने में, आपका फैमिली बैकग्राउंड जानने में। सो प्लीज़ फोकस ऑन योरसेल्फ। तो आपको अपना नाम, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, बस यहाँ तक बताना है। ये मैंने चीज़ आप लोग के लिए ऐड ऑन की थी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ये गलती कर रहे हैं कि फैमिली बैकग्राउंड बता रहे हैं, ठीक है? देन डिस्कस योर टेक्निकल स्किल्स। अब जो भी इंट्रोडक्शन आप सोच रहे हो, वो आपको इस तरीके से इंट्रोडक्शन देना है, उसके वर्ड के नाम के आगे एक टेक्निकल वर्ड यूज़ करना है। टेक्निकल इंट्रोडक्शन, ठीक है? अब जो आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है, आपको ये समझ के देना है कि ये मेरा टेक्निकल इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर आपको अपने टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल अचीवमेंट्स, वो ज़्यादा चीज़ें मेंशन करनी है। Discuss your technical skills and projects. Please focus on your technical part in introduction. मैंने आंसर में भी मेंशन किया, अपने टेक्निकल पार्ट को ज़्यादा मेंशन करना है। मैं आपको बता देता हूँ, 60% आपका टेक्निकल पार्ट होना चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में, ठीक है? 10 to 15% आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। देन आप 20% के करीब अपना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बता सकते हो। अगर आप किसी क्लब्स के अंदर हो, आप किसी सोसाइटी के अंदर कोई टेक लीड हो, बहुत सारी प्रोफाइल्स होती है, बहुत सारी सोसाइटीज के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो अगर आप किसी सोसाइटी या क्लब्स के अंदर हो, या फिर आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है जिसपे आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, तो वो आप बता सकते हो एट द एंड ऑफ इंट्रोडक्शन। सो गाइस, इतनी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, एटलीस्ट जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स है, जो द बीटेक फैक्ट्री चैनल के सब्सक्राइबर है, आप लोगों को तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है। तो बहुत ध्यान से आपको वहां पे चीजें प्रेजेंट करनी है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। What is an algorithm? Can you give an example of simple algorithm? अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? एल्गोरिथम, देखो आप अपने थर्ड ईयर, आपने अभी थर्ड ईयर अपना कंप्लीट किया है, ठीक है? मोस्टली स्टूडेंट्स फोर्थ ईयर के होंगे, ठीक है? 2025 बैच के। तो आपने अपने 3 साल के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, बट आपने अपने फर्स्ट ईयर के एंड में या फिर सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में एक वर्ड का नाम सुना होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। अब डेटा स्ट्रक्चर्स को अगर मैं आपसे पूछूं कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या है, तो हर एक स्टूडेंट को डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पता होगा। एंड अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में नहीं पता है, आपको एरेज नहीं पता है, स्ट्रिंग नहीं पता है, तो आप टीसीएस, कोई भी कंपनी आप डिजर्व नहीं करते हो। मैं साफ साफ बोल देता हूँ, अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एक बेसिक टर्म्स ही नहीं पता जिससे एक इंसान सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, तो अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर नहीं पता है, तो देन फिर आप डिजर्व नहीं करते हो। देखो, तो डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स एक ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट है जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 90% पार्ट होता है, लाइक हार्ट ऑफ योर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स को भी हम सेपरेट कर देते हैं, बात करते हैं एल्गोरिथम की। Algorithm is a set of well-defined steps or instructions that can be followed to solve a problem or accomplish a task. अब एक एल्गोरिथम क्या होती है, हर एक इंजीनियर ने अपने फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में एक एल्गोरिथम जरूर लिखी हो, चाहे वो आपने मर्ज सॉर्ट करा हो, चाहे वो आपने बबल सॉर्ट किया हो, चाहे वो आपने क्विक सॉर्ट किया हो, वो आपने कुछ भी की हो, ठीक है? आपने एक एल्गोरिथम जरूर डिजाइन की होगी, आपने कोड जरूर किया होगा अब तक। तो एल्गोरिथम हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम क्या है। एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है, क्योंकि जब हम एक कोड करते हैं, वो एक स्टेप्स में डिवाइड होता है, ठीक है? क्योंकि उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एंड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को हम जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, चंक्स में डिवाइड करते हैं। अब इसके अंदर दो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हर एक स्टूडेंट्स को पता है, इनपुट और आउटपुट। अब मैं ये क्वेश्चन एक बहुत बेसिक क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यूज के अंदर पूछे जाते हैं, एंड काफी स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छी कोडिंग की होती है, वो भी इन क्वेश्चंस की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई मैं आपको थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी पे ज्यादा फोकस होगा। 70 to 80% आपसे थ्योरिटिकल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, 20 to 25% आपसे कोडिंग क्वेश्चन करा सकते हैं डिजिटल प्रोफाइल पे। निंजा प्रोफाइल पे वो भी बहुत कम होता है। डिजिटल और प्राइम प्रोफाइल पे कोडिंग के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। इनपुट, एन एल्गोरिथम शुड टेक वन और मोर इनपुट्स। Output, an algorithm should produce one or more output as a result of the input.
जब हमारा एक इनपुट होगा तो उसका आउटपुट जरूर होगा। जो भी आपने इनपुट डाला है, जो भी आपने आज तक मेहनत किया, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। तो ऐसे एल्गोरिथम के अंदर जो भी आपने इनपुट लिया है उसका आउटपुट हमेशा होगा। वो कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर प्रोड्यूस करेगा, वन और मोर आउटपुट्स एज अ रिजल्ट। सो होप सो आपको एल्गोरिथम्स के कॉन्सेप्ट्स एक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया है। होप सो आप एल्गोरिथम्स के बारे में समझ चुके होंगे। नाउ मूव टू द वन टू वन मॉक इंटरव्यूज। अब ये वन टू वन मॉक इंटरव्यूज क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वही मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको वन टू वन मॉक इंटरव्यूज आपके हेल्प करने वाले हैं आपके अपकमिंग इंटरव्यूज के अंदर। काफी स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है क्योंकि अभी आपका स्टार्टिंग है इंटरव्यू का, एंड काफी स्टूडेंट्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसकी वजह से रिजेक्शन हुआ है। तो आप लोग के लिए वन टू वन मॉक इंटरव्यूज लेके आ चुके हैं। आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आपको यहाँ पे जस्ट सर्च करना है अमन अग्रवाल। देन उसके बाद आपको मैं आपको एक बार बता देता हूँ, द बीटेक फैक्ट्री चैनल, और ये आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे ऐसे ही आपके भैया की प्रोफाइल आ जाएगी। ठीक है, आप लोग वन टू वन मॉक इंटरव्यूज जितने स्टूडेंट्स का भी अभी अपकमिंग इंटरव्यू है, मैं सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूंगा। एंड बहुत एक मिनिमम प्राइस पे ये वन टू वन मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किए गए हैं, जिसके अंदर मैं आपका मॉक इंटरव्यू ले रहा हूँ, एंड जो भी आपकी मिस्टेक्स होगी वो आपको यहाँ पे पता चलेगी। तो देखो यहाँ पे बहुत सारी अमन अग्रवाल नाम से बहुत सारी प्रोफाइल्स आ चुकी है, बट आपके भैया की बिल्कुल टॉप पे प्रोफाइल आने वाली है। तो आपको बस ये सर्च करना है अमन अग्रवाल द बीटेक फैक्ट्री चैनल, एंड आपको बस प्रोफाइल को ओपन करना है। ठीक है, जैसे ही आप प्रोफाइल पे ओपन करोगे तो आप देख सकते हो अभी कितने सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी बुकिंग की है। 623 बुकिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है, एंड काफी स्टूडेंट्स को वन टू वन इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज काफी हेल्प किए गए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स का भी अपकमिंग असेंचर इंटरव्यू है, जिस भी कंपनी के अंदर इंटरव्यू है, काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दिया, एंड अंडर 200 प्राइस, जस्ट 149 रुपीज के अंदर आपको आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। आप जो भी आप मिस्टेक्स करोगे इस मॉक इंटरव्यू के अंदर करना, जो भी आपको यहाँ से लर्निंग्स मिलेगी वो आप अपने मेन इंटरव्यू के अंदर हेल्प कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग के लिए, जो भी चैनल पे हमारे चैनल को डेली देखता है, जो भी चैनल पे हमारे ऑडियंस है, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, सभी के लिए एक परफेक्ट डिस्काउंट हमने रखा है 10% का। आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है उसी लिंक से आपको ओपन करना है, और ये आपको अमन 10 मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे यू सेव 14 रुपीज ऑन दिस बुकिंग। तो 149 रुपीज में से आपने 10% यहाँ पे सेव कर लिए, और आपको कंफर्म एंड पे करना है। तो ये इसका पूरा का पूरा आपका बुकिंग मैंने प्रोसीजर बता दिया है, बट डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां से जाके आप बुक कर सकते हो। So guys, now move to the question number 3, and this is most important question. What is a loop in programming, and can you give an example of how it is used? अब काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भैया तो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अभी आपके सारे क्वेश्चंस में कवर कराऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना, कंप्लीट वन शॉट हेल्पफुल होने वाला है, इस चीज की मेरी गारंटी है। एंड जो भी स्टूडेंट्स बीच में से इस वीडियो को मिस करेंगे वो आप लोग काफी कुछ चीजें छोड़ के जाओगे। आप अगर एक कोर्स लेते हो, यहाँ पे मैं आप लोग के लिए एक फ्री कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप लोग कोर्स लोगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि कोर्स में भी इतना टॉप नॉच लेवल कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, बट हम बिल्कुल आपको फ्री में कंप्लीट वन शॉट दे रहे हैं जो काफी हेल्पफुल होने वाला है। एंड ये मैं अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, आपको मैं मेल से दिखा सकता हूँ, आप हमारे किसी भी पोर्टल पे जाके कमेंट सेक्शन के अंदर देख सकते हो, वीडियो में देख सकते हो कि ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स को काफी हेल्प किया है। ऑलरेडी 2024 की बात करूं, आपके सीनियर बैच की काफी स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट कराई है टीसीएस के अंदर, मल्टीपल प्रोफाइल्स पे, निंजा प्रोफाइल पे, डिजिटल प्रोफाइल पे, प्राइम प्रोफाइल पे। मोस्ट ऑफ द सिलेक्शन जो हमने इस चैनल से कराया वो टीसीएस कंपनी के अंदर कराया है, आपके सीनियर्स का 2024 बैच का। ठीक है, सो नाउ बहुत ध्यान से चीजें समझना। अ लूप इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउस ए ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। तो सबको लूप के बारे में सबको पता है कि लूप क्या है। लूप क्या होता है कि जब भी आप किसी भी चीज को रिपीटेडली रिपीट कर रहे हो, ठीक है, चला रहे हो आप उसको, उसको हम बोलते हैं लूप्स। इटरेट कर रहे हो, आर अ वे टू इटरेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज और परफॉर्म ए टास्क मल्टीपल टाइम्स। आप कोई भी टास्क को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म कर रहे हो, दिस इज द मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, मल्टीपल टाइम्स। अब ये मल्टीपल टाइम्स जब आप किसी भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, दिस इज नॉन एज लूप्स। अब प्रोग्रामिंग के अंदर आपने कई टाइप्स के लूप्स पढ़े हैं, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, डू व्हाइल लूप्स। अब ये फॉर लूप्स क्या है, फॉर लूप्स क्या है भैया, इसके बारे में बात करते हैं। व्हाइल लूप क्या है, डू व्हाइल लूप क्या है। ये कुछ लूप्स होते हैं अलग अलग टाइप के, लाइक फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, डू व्हाइल लूप्स। अब इनका यूज क्या होता है, फॉर लूप्स आप सभी स्टूडेंट्स को पता है,
व्हाइल लूप्स भी बताया, डू व्हाइल लूप्स भी बताया। ये एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आप कहोगे कि भैया तो एक बहुत बेसिक वे में जा रहे हैं। तो फॉर लूप्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, मैं ये समझ रहा हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स को पहले से आता है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, काफी स्टूडेंट्स ने डायनेमिक प्रोग्रामिंग की होगी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे आपने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं की है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या भैया डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कोड आ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू के अंदर 99% ऑफ द केस, अब तक जितने भी इंटरव्यू है डिजिटल प्रोफाइल पे, डायनामिक प्रोग्रामिंग और ट्रीज, ग्राफ, ये सब टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे एरेज के क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, आपसे नंबर सिस्टम पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लाइक पैलिंड्रोम, प्राइम नंबर, बट डायनामिक प्रोग्रामिंग पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोड नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, कोड जो है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग पे आपसे नहीं पूछा जाएगा। डिजिटल प्रोफाइल पे अगर आपका बहुत वर्स्ट इंटरव्यू होता है, बहुत आपका ऐसा इंटरव्यूअर बैठता है जो आपसे ज्यादा डीपली पूछेगा, तो आपसे पूछा जा सकता है, बट प्रोबेबिलिटी 1%, वो भी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया तो फिर आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्यों बता रहे हो। आपसे कोडिंग नहीं पूछी जा सकती है, कोड नहीं पूछा जा सकता है, बट आपसे थ्योरेटिकल, व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफ्स, ट्रीज, इनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जरूर पूछे जा सकते हैं। तो अभी जितने स्टूडेंट्स ने ट्री, ग्राफ, डीपी ये सब नहीं पढ़ा है, मैं आपको बता देता हूँ, आप इनका कोडिंग पार्ट नहीं पढ़ना है, आप लोग को आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ के जाना है। पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपने अपने करिकुलम के अंदर भी डेटा स्ट्रक्चर्स, जो आपका सब्जेक्ट था, उसके अंदर ट्रीज, ग्राफ, डीपी ये सब आते हैं, एंड आपने थ्योरेटिकल पार्ट जरूर पढ़ा होगा। अब बात करते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होता है। अगर जो मैं आपको बता रहा हूं अच्छे तरीके से उसको समझ लोगे तो आप लोग के लिए नफ है। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज ए मेथड ऑफ solving problems by breaking them down into smaller sub problems, solving the problems and combining the solution to the sub problems to solve the original problem। अब इस मतलब ये क्या वो कर रहा है, हमारा डिफाइन क्या कर रहा है। भैया आपने तो डेफिनेशन तो बता दी, बट इसका काम क्या है, क्या हम इसका डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज है, एप्लीकेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। डायनामिक प्रोग्रामिंग सबसे पहला एक टास्क है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं। अब ये छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स क्या होती है, ये छोटी छोटी स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स मिलके जब हम इनको सॉल्व करते हैं, क्या अब ये प्रॉब्लम है P1, P2, P3, P1, P2, P3, अब ये प्रॉब्लम्स हमारी हो चुकी है। अब इन प्रॉब्लम्स को जैसे हम सॉल्व करते हैं, कंबाइनिंग द सॉल्यूशन टू द सब प्रॉब्लम्स टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम, जैसे ही हम इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दिस इज अवर ओरिजिनल प्रॉब्लम, ओपी। ठीक है, ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या काम करता है, यहां से लेके यहां तक की डेफिनेशन इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एंड मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस पेन। अब ये जो पेन है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब इस पेन को हमें डायनामिक प्रोग्रामिंग करनी है, तो एक बहुत बड़ा इसको हम टास्क मान लेते हैं। तो मैं इस पेन को यहाँ से कट करूंगा, यहाँ से कट करूंगा, यहाँ से कट करूंगा, देन यहाँ से, देन यहाँ से, देन यहाँ से, देन यहाँ से। अब मैंने क्या किया, इस पेन के मैंने पीसेस कर लिए, 10 पीसेस कर लिए सपोज। अब ये मेरे पास ऐसे एक मेरे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है, जिसको मैंने 10 पीसेस के अंदर, छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स के अंदर, छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब ये छोटे छोटे चंक्स को हमें सोल्व करना है। जैसे ही हम ये छोटे छोटे चंक सोल्व करेंगे, अगर हम इनके सॉल्यूशंस को कंबाइन करते हैं, तो जो हमारी मेन प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। दिस इज नोन एज डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो यही डायनामिक प्रोग्रामिंग है, यही डायनामिक प्रोग्रामिंग की एक स्पेशल टर्म है। इट इज पर्टिकुलरली useful for solving problems that can be divided into overlapping subproblems such as optimization problems, recursive problems and decision problems। अब इसके एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दिए। अगर आपसे पूछता है कि वही की एप्लीकेशंस क्या है डायनामिक प्रोग्रामिंग्स की, कहाँ पे यूज होता है, सो गाइस यू कैन से दैट कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, रिकर्सिव प्रॉब्लम्स, डिसीजन प्रॉब्लम्स। Top down and bottom up are the two common approaches to problem solving and programming। अब आप लोगों ने
अपने जो मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर्स का सब्जेक्ट बताया, उसके अंदर आपने जब आपने डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी, तो वहाँ पे आपने 2 अप्रोच पढ़ी होगी। एक होती है हमारी टॉप डाउन, एक होती है हमारी बॉटम अप। अब ये दोनों ही अप्रोच हमारी डायनामिक प्रोग्रामिंग का पार्ट है एंड एक क्रूशियल पार्ट है। तो टॉप डाउन एंड बॉटम अप ये दोनों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है। दिस इज आल्सो नोन एज डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो ये पूरी कंप्लीट जो डेफिनेशन बताई है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल समझाया, तो ये पूरा पूरा डायनामिक प्रोग्रामिंग है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को बताने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो TCS NQT इंटरव्यू डिजिटल, सॉरी यहाँ पे डिजिटल आएगा, TCS एनक्यूटी डिजिटल इंटरव्यू पीडीएफ आपको कमेंट करनी है, या फिर आप TCS डिजिटल इंटरव्यू पीडीएफ भी कमेंट कर सकते हो। एंड मैं आपको ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना है। बहुत जल्दी निंजा, जो हमने निंजा की वीडियो बनाई थी, उसकी भी पीडीएफ का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, तो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो अगर आपको इसका पीडीएफ का लिंक चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाई SDLC? अब ये SDLC क्या होता है भैया? अब ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा क्वेश्चन है जो काफी स्टूडेंट्स ने बहुत पहले पढ़ा होगा अपने सेकेंड ईयर के करिकुलम के अंदर, बट काफी स्टूडेंट्स इन टाइप के क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करते हैं। बट मैं आपको बता देता हूँ, TCS के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ये मैंने अब तक काफी स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज देखे हैं जिनका भी रिसेंटली TCS के अंदर इंटरव्यू है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है एंड काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, वीडियो एंड तक देखना, बीच में मिस करोगे तो चीजें नहीं समझ पाओगे। अगर आपको क्रैक करना है इंटरव्यू, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चीजें सीखनी पड़ेगी। सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उसको ना अच्छी तरीके सुनना है, अच्छी तरीके समझना है, वो आप लोग के लिए नफ होगा। ये कंप्लीट इंटरव्यू वन शॉट इसलिए ही डिजाइन किया गया है, इतनी मेहनत इसमें इसलिए दी गई है जिससे आप एक वीडियो देखने के बाद, एक वन शॉट देखने के बाद आपकी तैयारी टॉप नॉच लेवल हो जाए। अब ये SDLC क्या है? SDLC stands for Software Development Life Cycle, which refers to the process of creating software. अब आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जब भी एक सॉफ्टवेयर बनता है, तो उसकी एक पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है। अब ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, इसको ध्यान से समझ लेना। आप लोगों ने व्हाट्सएप सबको पता है, इंस्टाग्राम का एग्जांपल लूं तो इंस्टाग्राम सबको पता है। अब ये व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम क्या कर रही है, ये एक ऐप है। अब ये भी कभी बनी होगी, इनका भी एक पूरा पूरा डेवलपमेंट हुआ होगा, तो इनके भी कुछ फेजेस हुई होगी। अगर हम बात करें, जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, एक न्यू बॉर्न बेबी को 18 साल, अगर मैं कहूँ 18 साल कवर करने के लिए एक पूरा पूरा प्रोसेस चला होगा, एक पूरा पूरा उसका भी डेवलपमेंट हुआ होगा कि भाई पहले वो छोटा सा था, फिर देन वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ। ठीक है, तो चीजें कैसे काम करती है, पूरा पूरा एक डेवलपमेंट है, पूरी की पूरी एक लाइफ साइकिल है। ऐसे तो नहीं है कि भाई आज एक न्यू बॉर्न बेबी हुआ है एंड वो कल को ही 18 साल का हो जाएगा, उसकी कल को ही बियर्ड आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है, पूरा पूरा एक फेज होता है। तो जैसे हम एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, सॉफ्टवेयर हमारा एक न्यू बॉर्न बेबी है। जब भी हम कोई एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे तो उसकी एक पूरी की पूरी लाइफ साइकिल होती है, पूरी की पूरी एक फेज होती है। अब ये फेज आपको पता होनी चाहिए। इंटरव्यूअर आपसे डेफिनेशन सुनने के लिए नहीं बैठा है। जो इंटरव्यूअर आपसे बैठा है, अगर वो आपको से SDLC बोल रहा है, तो डेफिनेशन नहीं सुनना चाहता आपसे, वो फेजेस सुनना चाहता है कि आप फेजेस कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो मैं एक एक फेज को बहुत ध्यान से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ समझ लेना। फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, जैसे व्हाट्सएप आया था मार्केट में, इंस्टाग्राम आई थी, तो इसने सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदर की थी। किसके रिक्वायरमेंट क्या है? आज के टाइम पे हम व्हाट्सएप की हेल्प से कोई भी पीडीएफ है वो शेयर कर सकते हैं, कोई भी हम एक दूसरे से बहुत दूर रह के भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप एक, जब कोई चीज बनती है, जब कोई भी ऐप बनता है, जैसे बायजूस है, बायजूस के अंदर 10th के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 12th के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 12th प्लस स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तो अब इसकी एक रिक्वायरमेंट गैदर हुई थी कि किन किन चीजों, किन किन जगह पे इनकी रिक्वायरमेंट्स है। तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस आपको करनी पड़ती है, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है। नेक्स्ट इज फीजिबिलिटी स्टडी। तो हम एक स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे हम ऐप बना सकते हैं, ये पूरी की पूरी एक फीजिबिलिटी स्टडी होती है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉफ्टवेयर डिजाइन। अब जो आपको व्हाट्सएप दिख रहा है, व्हाट्सएप का लेआउट दिख रहा है, इंस्टाग्राम का लेआउट दिख रहा है, ये क्या है? ये पूरा पूरा एक डिजाइन है। आप कभी भी अमेजोन की वेबसाइट ओपन करते हो, अमेजोन ऐप को ओपन करते हो अपने फोन के अंदर से, तो जो आपको डिजाइन दिख रहे हैं, जो आपको कार्ट दिख रहा है, जो आपको भी वहां पे, आप कोई भी चीज परचेज करने जा रहे हो, आप शूज परचेज करने जा रहे हो, तो वहां पूरा पूरा जो यूआई बनी है वो क्या है? विच इज सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो ये सॉफ्टवेयर डिजाइन है। नेक्स्ट है
सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन एंड कोडिंग। अब अगर मैं सारे के सारे फेज के अंदर ये बात करूं कि कौन सा फेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक फेज की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन और कोडिंग ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है। क्योंकि जब तक आपने कोई भी आइडिया सोचा, सपोज आपने कोई बिजनेस आइडिया अपने दिमाग में सोचा, हर एक स्टूडेंट्स ने कोई ना कोई बिजनेस आइडिया सोचा होगा, बट 99% ऑफ द पीपल उसको एग्जीक्यूशन नहीं करते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। सेम केस आता है सॉफ्टवेयर के साथ। अब मैं भी आज सोच लूं कि भाई मैं भी अपना सॉफ्टवेयर बना लूं, बट जब तक मैं इंप्लीमेंटेशन नहीं करूंगा, जब तक मैं लैपटॉप लेके कोड नहीं करूंगा, तो मेरा सॉफ्टवेयर जनरेट नहीं होगा। तो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन कोडिंग ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो जब भी आप कोई भी जैसे सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसकी इंप्लीमेंटेशन करोगे, उसके लिए बहुत ज्यादा कोड्स लिखोगे, ठीक है, फाइल्स बनाओगे, वीएस कोड आपने देखा होगा, वीएस कोड पे आपने कोड किया होगा। तो जब भी एक डेवलपर ऐप बनाता है तो पूरा एक आपका इंप्लीमेंटेशन होगा, कोडिंग होगी, पूरी की पूरी टीम बैठती है। तो ये सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन और कोडिंग फेज है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट फेज विच इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझाने वाला हूं जो आपने यूज किया है। अगर मैं बात करूं लीड कोड की, जीएफजी की, हैकर रैंक की, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हर एक इंजीनियर, जो भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर, आपने फर्स्ट ईयर में आपको नहीं पता होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फर्स्ट ईयर के अंदर हैकर रैंक, जीएफजी, लीड कोड के बारे में नहीं पता होता है। सभी स्टूडेंट्स ने लीड कोड, जीएफजी, हैकर रैंक पे कोई ना कोई कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। आप सभी लोगों ने कोडिंग की होगी। देन जब आप वहां पे कोडिंग करते हो तो आपने एक चीज देखी होगी, वहां पे टेस्ट केसेस होते हैं। एंड वही हमारा यहाँ पे प्रोसेस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया, जो भी आपने कोड किया है, वो बहुत सारे टेस्ट केसेस पे टेस्ट होता है कि हमारा सबमिट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ये हमारा रन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो सेम ऐसे ही जब भी हमारी व्हाट्सअप बनी थी, इंस्टाग्राम बनी थी, तो ये बहुत सारे टेस्ट केसेस पे ऑलरेडी चेक हुई होगी, क्या ये टेस्ट केस पास कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। नेक्स्ट फेज इज सॉफ्टवेयर डेप्लॉयमेंट। तो जब भी आपने कोई भी अपना सॉफ्टवेयर बना दिया है, अब बनाने के बाद उसको डेप्लॉय करना होता है, तो ये प्रोसेस हमारी सॉफ्टवेयर डेप्लॉयमेंट होती है। नाउ मूव टू द लास्ट फेज एंड लास्ट स्टेप विच इज सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस ऐसे मान लेना, जब भी आपने कोई भी एक सॉफ्टवेयर बनाया तो आपको उसकी मेंटेनेंस करनी होती है। जैसे आपने कोई भी कार परचेज की या कोई भी एक स्कूटी परचेज की, तो आप उसकी मेंटेनेंस कराते हो टाइम टू टाइम। सो ऐसे ही सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस होती है। मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा सॉफ्टवेयर है, अब ये सॉफ्टवेयर मेरा बन गया। अब आप लोगों ने व्हाट्सएप पे देखा होगा स्टेटस आने लग गए थे, पहले स्टेटस नहीं थे। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज, रील्स के सेक्शन ऐड हो चुके हैं। तो ये सब मेंटेनेंस होती रहती है, अपडेशन होते रहते हैं, बहुत सारी चीजें एप्स पे चलती रहती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया है, एसडीएलसी फेज, सारे के सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, एक एक फेसिस को समझा दिया है। सेम ऐसे आपको इंटरव्यूअर को, अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर एसडीएलसी के बारे में पूछा जाता है, तो आपको सिर्फ ये डेफिनेशन, ये एक लाइन की डेफिनेशन बताने के अंदर काम नहीं चलेगा, आपको सारी की सारी फेसेस बतानी पड़ेगी, फेसेस का डिस्क्रिप्शन बताना पड़ेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो गाइस, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अब काफी स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि भैया हमने क्लाउड मेंशन नहीं किया है रेज्यूमे में, देन फिर भी हमारे से क्लाउड का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो इसका आंसर है यस। देखो, क्लाउड, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, ये सारी एक न्यू टेक्नोलॉजी है एंड अभी मार्केट में काफी यूजेबल टेक्नोलॉजीज है। तो हो सकता है कि आपसे बेसिक क्वेश्चंस, मैं आपको क्लियरली बता दूं, बेसिक क्वेश्चंस आपसे अराइज हो सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हो, चाहे वो डेटा साइंस हो, चाहे वो हमारी मशीन लर्निंग हो, तो आपसे किसी भी जो अभी नई मार्केट के अंदर टेक्नोलॉजीज चल रही है, उस पे आपसे क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, क्वेश्चन की क्वेरी आ सकती है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अब जो भी बेसिक बेसिक टर्म्स है, जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक टर्म्स है कि क्लाउड कंप्यूटिंग किस किस टाइप्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो ये कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपको पढ़ के जानी है। अभी बात करते हैं व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, 90% स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा, एंड जिसको नहीं पता है इस वीडियो के अंदर समझ लेना, अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूं, बस आपको फोकसली चीजें समझनी है। द टर्म क्लाउड कंप्यूटिंग refers to the storage and access of data and computing services via the internet। अब क्लाउड कंप्यूटिंग आप सभी को पता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या काम करता है, स्टोरेज प्रोवाइड कराने काम करता है। आप सभी लोगों ने गूगल ड्राइव का यूज किया होगा, गूगल ड्राइव का यूज किया होगा, आपने गूगल फोटोज का यूज किया होगा।
तो ये सब क्या है? ये सब हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग है। गूगल ड्राइव की हेल्प से आप बहुत सारा अपना स्टोर कर सकते हो, चाहे वो आपकी इमेजेस हो सकती है, चाहे वो आपकी पीडीएफ्स हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। तो आप गूगल ड्राइव की हेल्प से आपको 15 जीबी का स्टोरेज फ्री मिलता है। तो ये क्या है? ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। रेफर्स टू द स्टोरेज एंड एक्सेस ऑफ डेटा एंड कंप्यूटिंग सर्विस वाया द इंटरनेट। बट अगर इंटरनेट ना हो तो ये सर्विसेज आपको नहीं मिलने की, क्योंकि इंटरनेट से ही आप अपलोड करोगे, इंटरनेट की हेल्प से ही आप रिट्रीव कर सकते हो। तो इंटरनेट के द्वारा ये सर्विसेज प्रोवाइड होती है। इट डज नॉट सेव एनी इंफॉर्मेशन ऑन योर कंप्यूटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन को सेव नहीं करता है आपके कंप्यूटर के अंदर। एक हमारा वर्चुअल स्टोरेज है, एक हमारा स्टोरेज है जहां पे हम प्रोवाइड करा सकते हैं जो भी हमारे डेटा है, हम उस क्लाउड स्टोरेज पे ले जा सकते हैं। It refers to the on-demand availability of computing service such as servers, data storage, networking and database. ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी है एंड इसका एक और टर्म होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, पे पर यूज। अब इसको बहुत ध्यान से समझ लेना। अब ये पे पर यूज क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है पे पर यूज का, कि आपको जितना यूज करना है, सपोज आपको 1 जीबी स्टोरेज का यूज करना है, तो आपको 1 जीबी स्टोरेज का ही पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको यूज करना है 1 जीबी बट आप पे कर रहे हो 10 जीबी का। तो ये भी एक बेस्ट चीज है, पे पर यूज। इस टर्म को याद रख लेना कि जितना भी आपको यूज करना है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली। अगर आपको 1 जीबी क्लाउड स्टोरेज चाहिए तो आपको 1 जीबी का पे करना पड़ेगा। आपको 10 जीबी चाहिए 10 जीबी का पे करना पड़ेगा। 100 जीबी चाहिए 100 जीबी का पे करना पड़ेगा। तो ये टेक्नोलॉजी क्या है? पे पर यूज। सो होप्स आपको क्लाउड कंप्यूटिंग समझ में आ चुकी होगी। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। गाइस नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स इन ब्रीफ। अब ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कैसे आपको करनी है इसके बारे में बहुत ध्यान से समझ लेना। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये 5 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स मैंने मेंशन किए एंड ये 5 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स से आपको पढ़नी है। उसके अलावा आपको कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ने की नीड नहीं है, चाहे वो आपकी हीप सॉर्ट हो, रेडिक सॉर्ट हो। ये 5 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आपको पढ़ के जानी है। यही आपसे अगर टीसीएस इंटरव्यू के अंदर पूछी गई तो यही एल्गोरिथम्स आपसे पूछी जाएंगी। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स हैं एंड काफी स्टूडेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स नहीं पढ़ते हैं, तो ये गलती आप लोग को नहीं करनी है। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसे एल्गोरिथम्स है, अगर आपने इंटरव्यूअर को नहीं बताई तो आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, आपका निगेटिव पॉइंट काउंट हो जाएगा, क्योंकि सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स एक बहुत बेसिक टॉपिक है एंड इंटरव्यूअर ये सोचता है कि कोई भी बंदा जिसका भी वो इंटरव्यू ले रहा है, हर एक स्टूडेंट को सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आनी चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जितने स्टूडेंट्स का भी लो कॉन्फिडेंस है, 1-to-1 मॉक इंटरव्यूज के बारे में मैंने आपको बताया था, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसी लिंक से आप जाके बुक कर लेना। जल्दी जल्दी अपने स्लॉट बुक कर लो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाए। हर एक स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स को इंटरव्यूज के अंदर हेल्प किया है, तो आप लोग भी स्लॉट बुक कर लेना। हाईली रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि काफी हेल्पफुल है। अब ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स आपको पढ़नी कैसे है इसको ध्यान से समझना। अब जैसे बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, अब इनके स्टेप वाइज आपको पढ़नी है। अब जैसे मैं मर्ज सॉर्ट ले लेता हूं, मैं आपको एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की पूरी चीजें बता देता हूं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हो सकता है आपसे थ्योरेटिकल एल्गोरिथम्स पूछी जा सकती है, हो सकता है आपसे कोड कराया जा सकता है। तो जब आपको एक्सप्लेनेशन पता चल गई कि हम इसको मर्ज सॉर्ट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, देन आपको कोडिंग का पार्ट पता होना चाहिए। कोडिंग का पार्ट पता होने के बाद आपको उसकी वर्किंग पता होनी चाहिए कि जो मैंने कोडिंग किया है, जो मैंने कोड किया है, वो वर्क कैसे कर रहा है। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। मैं आपको एक बार बता देता हूं, जैसे हमारी मर्ज सॉर्ट है, ये हमारी मर्ज सॉर्ट है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मर्ज सॉर्ट, जैसे हमारा पूरा पूरा एरे डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच लगाते हो, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए, फिर आपको कोडिंग का पार्ट पता होना चाहिए, ठीक है, कि कैसे कैसे इसका कोड करना है। एंड लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे याद करनी है वो मैं आपको बता देता हूं। हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की, वेदर इट इज मर्ज सॉर्ट, वेदर इट इज क्विक सॉर्ट, वेदर इट इज
बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, वो कोई सी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हो। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ वर्स्ट केस याद करते हैं, बट आपको वर्स्ट केस भी पता होना चाहिए, आपको बेस्ट केस भी पता होना चाहिए, आपको एवरेज केस भी पता होना चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि भैया ये सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता कैसे चलेगी? तो आपको गूगल करना है एक एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, एंड आपको एक पूरा पूरा फ्लो चार्ट मिल जाएगा, गूगल पे एक इमेजेस मिल जाएगी। जब गूगल करोगे तो इमेजेस सेक्शन में जाओगे तो आपको फ्लो चार्ट मिल जाएगा, जिसमें हर एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेंशन होगी, एवरेज केस के साथ, बेस्ट केस के साथ, वर्स्ट केस के साथ। इंटरव्यूअर आपको घुमाने के लिए एवरेज केस भी पूछ सकता है, बेस्ट केस भी पूछ सकता है, वर्स्ट केस भी पूछ सकता है। डिपेंड आप पे करेगा कि आपने कितनी अच्छी तरीके से याद करके गए हो आप लोग। ये देखो, आप बोल सकते हो कि ये अच्छी तरीके से याद करके जाना, ये याद करने की चीज है, वरना मैं आपको कहूंगा कि कोडिंग के अंदर कभी भी कोई चीज याद नहीं करनी है। बट इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो एवरेज केस, बेस्ट केस, वर्स्ट केस, हर केस में याद करके जाना। एंड ये 5 की 5 सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, एक्सप्लेनेशन विद कोड अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर होके जाना। होप सो आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप ए नंबर विदाउट यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल इन पाइथन। अभी जितने स्टूडेंट्स ने यहाँ तक वीडियो देख लिया, बीच में स्किप मत करना, कंप्लीट वीडियो देखना, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए। एंड जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझने के साथ उस पर खुद की भी अपनी जो नॉलेज है वो एक बार देखना। जो आपको पहले से चीज आती है, जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन करा रहा हूं एंड अगर आपको पहले से आता है तो आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना, जिससे आप अपने इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे कैंडिडेट, सपोज 500 कैंडिडेट्स इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, तो 500 में से 500 का सिलेक्शन नहीं होगा, जिसकी टॉप नॉच लेवल प्रिपरेशन होगी, जिसने मॉक इंटरव्यूज पहले से कर रखे होंगे, ठीक है, उनका सिलेक्शन होगा जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। तो सपोज 250 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो रहा है, तो आपको उन 250 कैंडिडेट्स के अंदर आना है, अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, मैं जो आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से कर लेना। होप सो कि आपको इतनी चीजें समझ में आ चुकी होगी। राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप ए नंबर विदाउट यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल इन पाइथन। अब अगर आपके पास सी प्लस प्लस है तो सी प्लस प्लस में कर सकते हो, जावा है तो जावा के अंदर कर सकते हो। अब हो सकता है दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सकता है इंटरव्यूअर आपसे सिर्फ एल्गोरिथम पूछ ले, या आपसे पेन पेपर पे कोड रन करा ले, मतलब कोड करा ले। ये हमने इनपुट ले लिया, ए इनपुट ले लिया, बी इनपुट ले लिया, फिर प्रिंट कर दिया कि स्वैपिंग से पहले ए है और बी ये है। अब ये 3 लाइन का कोड आपको याद करके जाना, एंड अगर कभी भी स्वैपिंग का कोड आएगा तो विदाउट यूजिंग ए थर्ड वेरिएबल ही आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि अगर थर्ड वेरिएबल यूज करोगे तो एक बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, ए इक्वल टू ए प्लस बी। अब इन 3 लाइन को बहुत ध्यान से समझ लेना, बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए इक्वल टू ए माइनस बी। मेरे साथ साथ इसको याद कर लेना, ए इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, ए इक्वल टू ए माइनस बी। एंड ये 3 लाइन का कोड से आप क्या कर पाओगे, अगर मेरा ए 5 है, सॉरी ए 15 है और बी 5 है, तो अब बी मेरा 15 हो जाएगा और ए मेरा 5 हो जाएगा, तो ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द ऊप्स कॉन्सेप्ट। अब ये ऊप्स कॉन्सेप्ट क्या है, ऊप्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है, मैं पहले ही बता देता हूं। ऊप्स पे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, 100% आपसे ऊप्स पे 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम है, ज्यादा ही पूछे जा सकते हैं, बट 1 से 2 क्वेश्चन ऊप्स के टॉपिक्स पे जरूर पूछे जाएंगे, तो इसको वेल प्रिपेयर कर लेना, ऊप्स अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। अब बात करते हैं ऊप्स क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस है, हर एक चीज रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स है। आप जिस लैपटॉप से वीडियो देख रहे हो, जिस फोन से वीडियो देख रहे हो, वो भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, ये पेन भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, एंड जिस कैमरे से वीडियो शूट हो रही है वो भी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। तो सारी चीजें क्या है, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है, एक एंटिटीज है। using them repeatedly throughout the program and then manipulating them to obtain the 4 basic principle of oops। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द पिलर ऑफ oops, तब भी यही है, प्रिंसिपल्स भी यही है, सब चीज oops के अंदर ये 4 चीज है। फर्स्ट एब्स्ट्रैक्शन, सेकंड इनहेरिटेंस, थर्ड पॉलीमॉर्फिज्म, फोर्थ इनकैप्सुलेशन। कि देखो, अगर मैं आपको एक एक चीज डिटेलिंग में बताऊंगा, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, मैं आपसे ये एक्सपेक्टेड करता हूं, ये एक्सपेक्टेशन करके चलता हूं कि ये आपको आते हो, बट अब ये आपको कैसे करके जाने ये मैं आपको बताऊंगा।
आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्शन का क्या काम होता है, इनहेरिटेंस का क्या काम होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का क्या काम होता है, इनकैप्सुलेशन का क्या काम होता है, एंड साथ साथ एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल याद करके जाना है। अब ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्यों बोल रहा हूं, इसका रीजन है कि अब जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसके अंदर सिर्फ आपको डेफिनेशन नहीं बतानी है। पहले का टाइम बहुत अलग था, आज का टाइम टोटली चेंज हो चुका है। अब इंटरव्यूअर को पता है कि यार आप रट के आ जाओगे, आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल पता होने चाहिए, आपको टेक्निकल एग्जांपल पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर इंटरव्यूअर आपसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल जरूर पूछेगा, टेक्निकल एग्जांपल जरूर पूछेगा। आप गूगल करोगे, देखो स्पून फीडिंग का काम अब खत्म हो चुका है कि भाई खाना रखा है और मैं आपको हाथ से खिला दूं, ठीक है। अब ये एक्सपेक्ट मत करना कि एक एक चीजें मैं आपको हाथ से खिला दूं, जितनी चीजें मेरे से पॉसिबल होगी या फिर आप जितनी भी चीजें मतलब आप ग्रैब कर सकते हो मेरे से, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। बट अब आपको भी खुद से भी रिसर्च करनी पड़ेगी, खुद से भी गूगल सर्च करना आना चाहिए। तो आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल, एब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, सबके रियल वर्ल्ड एग्जांपल पढ़ के जाना आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होगे। एंड जितने स्टूडेंट्स को भी जो भी डाउट होता है, आपके भैया आपके सामने बैठे हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो। देखो बहुत सारी कमेंट्स हो जाती है तो रिप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट जितना भी पॉसिबल होगा मैं रिप्लाई करूंगा। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको इशू लग रहा है, आप कमेंट्स के अंदर कमेंट कर सकते हो। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डू यू मीन बाय आरडीबीएमएस? अब आपने एक डीबीएमएस सब्जेक्ट पढ़ा होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये आपका एक इंपॉर्टेंट रोल लेके जाएगा आपके इंटरव्यू के अंदर। काफी स्टूडेंट्स डीबीएमएस रेज्यूमे के अंदर भी मेंशन करते हैं, एंड डीबीएमएस हाईली रिकमेंड करूंगा पढ़ के जाना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस पे भी एक से दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की चांसेस है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना। व्हाट डू यू मीन बाय आरडीबीएमएस? अब ये डेटाबेस और आरडीबीएमएस टोटली डिफरेंट है, तो ये मत समझना ये मैं डीबीएमएस पढ़ा रहा हूँ, ये आरडीबीएमएस। अब ये आरडीबीएमएस क्या है? RDBMS stands for Relational Database Management System and was introduced in the 1970s to access and store data more efficiently than DBMS. अब जब हमारे पास पहले से मार्केट में DBMS था तो हमने RDBMS क्यों आया, अब इसकी बात भी करते हैं। देखो RDBMS ज्यादा इफिशियंट है DBMS के कंपैरिजन में, बिकॉज RDBMS स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एज कंपेयर टू DBMS विच स्टोर डेटा एज फाइल। DBMS के अंदर क्या होता है, जो डेटा होता है वो स्टोर होता है फाइल की फॉर्मेट में, फाइल फॉर्मेट के अंदर डेटा स्टोर होता है। बट इन द केस ऑफ RDBMS, अगर मैं RDBMS की बात करूं तो RDBMS में क्या होता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। अब ये मेरा क्या हो गया, मेरा C1 मेरा कॉलम है, C2 C3 C4 C5 R1 R2 R3। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता है जो भी मेरी एक टेबल बनी है उसमें रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट और डेटाबेस मैनेजमेंट में क्या अंतर है, इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो फाइल की फॉर्मेट में होगा, और इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो टेबल्स की फॉर्मेट में होगा, जिसके अंदर हमारी रोज होती है, कॉलम्स होती है। Storing data as rows and columns make it easier to locate specific files in the database and make it more efficient as compared to DBMS. So guys, this is most important question. बहुत ध्यान से समझ लेना, जो भी चीजें बता रहा हूं, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। What is the main purpose of an OS? What are the different types of OS? अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस क्या है, कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? द मेन पर्पस ऑफ एन ओएस इज टू एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम एंड मेक इट इजियर फॉर यूजर टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स एज वेल एज रन एप्लीकेशन। अब ऑपरेटिंग सिस्टम सबको पता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है सबको डेफिनेशन पता है, बट कितने टाइप्स के होते हैं ये एक इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। बैच्ड ओएस, मल्टी प्रोग्राम्ड ओएस, टाइम शेयरिंग ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, रियल टाइम ओएस। तो ये इनके डिफरेंट टाइप्स के जितने भी टाइप्स के ओएस होते हैं इनको पढ़ के जाना। अब काफी स्टूडेंट्स का भी अपकमिंग टीसीएस इंटरव्यू होगा 3 दिन बाद 4 दिन बाद, तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बताया है, चैनल को सब्सक्राइब करके टीसीएस एनक्यूटी डिजिटल इंटरव्यू पीडीएफ कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी मैं आपको फिर ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम? अब ये मल्टी प्रोसेसर सिस्टम क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं।
मल्टी प्रोसेसर के नाम से ही समझ में आ चुका होगा, मल्टीपल्स प्रोसेसर, या मैं दूसरे टर्म में कहूं मल्टीपल सीपीयू। ठीक है, तो मल्टीपल प्रोसेसर से आपको समझ में आ चुका होगा जिसके अंदर बहुत सारे सीपीयू हो गए। ए मल्टी प्रोसेसर सिस्टम is a type of system that includes two or more CPUs. It involves the processing of different computer programs at the same time. This is most important part. Mostly by a computer system with two or more CPUs that are sharing single memory. अब ये क्या होता है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का क्या यूज आया था? अब देखो, जब हमारे पास बहुत सारे टास्क होते हैं, T1, T2, T3, T4, अभी 4 टास्क है, बट सीपीयू मेरे पास एक है। अभी मेरे पास एक ही प्रोसेसर का सिस्टम है, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है। जब तक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम नहीं आया था, हम तब की बात करते हैं। अब एक सीपीयू में टास्क 4 है, और आपका पहले तो भाई एक टास्क होगा T1, उसके बाद जब ये सीपीयू का T1 टास्क हो जाएगा, अब क्या पता इसमें कितना टाइम लग जाए, फिर हमारा T2 होगा, फिर T3 होगा, फिर T4 होगा। तो अब ये क्या कर रहा था, ये आपका टाइम कंज्यूमिंग था। अभी किसी यूजर को एक सेम टाइम पे सारे के सारे टास्क रन कराने हैं, तो वो कैसे कराएगा? तो फिर मार्केट में एक नया सिस्टम आया जिसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। तो आज के आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हो उसके अंदर आपको पता होगा ये 4 कोर्स होते हैं। तो ये क्या है, ये आपके सीपीयूज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आपके सीपीयूज है, आज के टाइम में जो भी सिस्टम आ रहे हैं, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आ रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप एक साथ कई सारे टास्क कर सकते हो एंड इफिशिएंटली आप अपना टाइम भी बचा सकते हो, टाइम सेविंग है। तो ये पूरा पूरा मल्टी प्रोसेसर सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एंड होप सो आपको मल्टी प्रोसेसर सिस्टम समझ में आ चुका होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी निंजा प्रोफाइल पे भी आया, डिजिटल प्रोफाइल पे भी इंटरव्यू के अंदर आया, एंड मजे की बात है कि प्राइम प्रोफाइल पे भी आया है। हर प्रोफाइल पे क्वेश्चन अभी पूछा गया है। रिसेंटली अभी एक स्टूडेंट्स ने मेल किया था अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो ये मुझे कॉमन क्वेश्चन मिला है, निंजा के एक्सपीरियंस में मिला था, डिजिटल के एक्सपीरियंस में मिला है, प्राइम के एक्सपीरियंस में मिला है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के जितने भी फंडामेंटल्स है अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, डेडलॉक्स पढ़ लेना, डेडलॉक्स की कुछ कंडीशन होती है वो जरूर पढ़ के जाना, इंपॉर्टेंट है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इन ओएस? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बूटस्ट्रैप प्रोग्राम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर? इट इज जनरली ए प्रोग्राम that initialize OS during startup. First code that is executed whenever computer system starts. अब जब भी आप अपना जो भी आपका पीसी है, जो भी आपका लैपटॉप है, जब भी आप उसको स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम रन होता है वो होता है बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। साफ साफ लिखा है यहाँ पे, इट इज जनरली ए प्रोग्राम दैट इनिशियलाइज ओएस ड्यूरिंग स्टार्टअप। फर्स्ट कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड whenever computer system starts. OS is loaded through a bootstrapping process. जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो कैसे लोड होता है मेन मेमोरी में? एक बूटस्ट्रैपिंग प्रोसेस होता है, उसकी हेल्प से लोड होता है, और कॉमनली नोन एज बूटिंग। इसको हम बूटिंग भी बोल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज बूटिंग, तो आप बता सकते हो। Overall, OS only depends on the bootstrap program to perform and work correctly. It is fully stored in boot blocks at a fixed location on the disk. It also locates the kernel. अब ये कर्नल क्या है? कर्नल सभी स्टूडेंट्स को पता होगा, विच इज हार्ट ऑफ ओएस। जितना भी मैनेजमेंट का काम होता है, चाहे वो प्रोसेस मैनेजमेंट हो, मेमोरी मैनेजमेंट हो, सीपीयू शेड्यूलिंग हो, वो कर्नल वर्क करता है। इट इज फुल्ली स्टोर्ड इन बूट ब्लॉक्स, ये हमने पढ़ लिया था। इट ऑल्सो लोकेट्स द कर्नल एंड लोड्स इट इनटू द मेन मेमोरी। देखो, ये कर्नल को भी मेन मेमोरी में लेके आता है। आफ्टर विच द प्रोग्राम स्टार्ट इट्स एग्जीक्यूशन। उसके बाद ही आपका जो प्रोग्राम है, जो भी आप कंप्यूटर पे वर्क करना चाहते हो, वो एग्जीक्यूशन में आएगा। तो जो प्रोग्राम सबसे पहले रन होता है जब भी आप अपना सिस्टम को स्टार्ट करते हो, उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं बूट स्ट्रैप प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। एंड होप्स आपको बूट स्ट्रैप प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा। Now move to the question number 14. How is Java different from C++? अब ये जावा जो होती है वो डिफरेंट क्यों होती है C++ से? तो जितने भी जावा वाले स्टूडेंट्स हैं और जितने भी C++ वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पाइथन वालों से भी पूछा जा सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि पाइथन वालों से ये डिफरेंस ना पूछा जाए, क्योंकि ये डिफरेंस एक मतलब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बेसिक डिफरेंस है।
ये आपको पता होना चाहिए, चाहे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हो, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। C++ is only a compiled language, whereas Java is compiled as well as an interpreted language। तो C++ सिर्फ हमारी कंपाइल लैंग्वेज है, बट जावा जो है कंपाइल भी है और इंटरप्रेटेड भी है। तो पहला डिफरेंस तो समझ में आ चुका होगा। सेकंड डिफरेंस क्या है? जावा प्रोग्राम्स आर मशीन इंडिपेंडेंट, वेयर एज C++ प्रोग्राम्स कैन रन ओनली इन द मशीन इन विच इट इज कंपाइल्ड। जावा के प्रोग्राम्स जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट है, वो किसी भी मशीन पे, ये वो प्लेटफॉर्म नहीं देखते कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, चाहे आप अपना मैक ओएस ले रहे हो या फिर आप विंडोज यूज कर रहे हो, मशीन इंडिपेंडेंट है। बट C++ के प्रोग्राम कैन रन ओनली इन द मशीन विच इट इज कंपाइल्ड, जिस मशीन पे वो कंपाइल हुए उसी मशीन पे वे रन करेंगे। ठीक है, सेकंड डिफरेंस हमारे समझ में आ चुका। नाउ मूव टू द थर्ड डिफरेंस। C++ अलाउज यूजर टू यूज पॉइंटर्स। अब ये डिफरेंस मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस में आता है गाइज। अब आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज हो चुका है, एंड मैं आपसे पूछता हूँ व्हाई जावा डज नॉट यूज पॉइंटर्स, इसको एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट है C++ सपोर्ट्स कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, वेयर एज जावा डज नॉट सपोर्ट दिस। C++ मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, बट जावा सपोर्ट नहीं करता है। एंड ये क्वेश्चन आपको गूगल करना है, व्हाई जावा डज नॉट यूज पॉइंटर्स। जो थर्ड पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है कि C++ पॉइंटर्स का यूज करता है, जावा पॉइंटर्स का यूज नहीं करता है, बट जावा इंटरनल यूज करता है। बट जावा मेन मेन काम में जावा कभी पॉइंटर्स का यूज नहीं करता है, और C++ के अंदर पॉइंटर्स का यूज होता है। तो ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, एंड आप लोगों के लिए मैंने एक होमवर्क दिया है, ये आपका होमवर्क है, व्हाई जावा डज नॉट यूज पॉइंटर्स। जितने स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी, ये आपका होमवर्क है, व्हाई जावा डज नॉट यूज पॉइंटर, इसको आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर, सही आंसर कमेंट करना, जल्दी जल्दी कमेंट करो। सो गाइज मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। एक्सप्लेन डिफरेंट लैंग्वेजेस प्रेजेंट इन डीबीएमएस। अब डीबीएमएस के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस प्रेजेंट होती है, ये आपको बतानी है, बट ये क्वेश्चन आपसे, ये क्वेश्चन नहीं अराइज होगा कभी भी, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं अराइज होगा। मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरव्यू चेंज करके मोल्ड कर देगा। आपसे वो पूछेगा कि डीडीएल की कमांड्स बताओ, डीएमएल की कमांड्स बताओ, डीसीएल की कमांड्स बताओ, टीसीएल की कमांड्स बताओ। अब कमांड सिर्फ उसी स्टूडेंट को याद होगी जिसने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अच्छी तरीके से पढ़ा है। ठीक है, एंड ये कमांड्स 100% श्योर कर रहा हूं मैं, कम से कम 50% स्टूडेंट से इन कमांड्स के बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट कमांड्स हैं। ठीक है, अगर 100 जने इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं तो 50 जनों से, 50 स्टूडेंट से इन कमांड्स के बारे में पूछा जा सकता है। डीबीएमएस का मैंने आपको बताया था कि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, उसके अंदर ही कमांड्स वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको कमांड्स याद करके जानी है कि डीडीएल की क्या कमांड होती है, डीएमएल की क्या कमांड होती है, डीसीएल की क्या कमांड होती है, टीसीएल की क्या कमांड होती है। आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे कमांड पूछेगा। जैसे डीडीएल की कमांड होती है क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। डीएमएल की कमांड होती है सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। डीसीएल की कमांड होती है ग्रांट, रिवोक। टीसीएल की कमांड होती है कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। दोबारा देखते हैं, क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। ये किसकी कमांड है? डीएमएल की। डीडीएल की क्या बताई थी? क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। डीएमएल की क्या है? मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। मेरे साथ साथ याद कर लोगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। बाकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अभी काफी आप लोग को हेल्प करने वाला है इस चैनल, क्योंकि इस चैनल पे टॉप नॉच लेवल कंटेंट आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डीसीएल की कमांड्स क्या है? ग्रांट एंड रिवोक। टीसीएल की कमांड्स क्या है? कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। तो ये सारी कमांड्स आपको पढ़ के जानी है, आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो इन सारी कमांड्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। तो द क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर सम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऊप्स। तो मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया था कि ऊप्स के अंदर से 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, एंड ऊप्स के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, चाहे आप निंजा प्रोफाइल पे जा रहे हो, चाहे आप डिजिटल के लिए जा रहे हो, चाहे प्राइम के लिए जा रहे हो। तो ऊप्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना।
oops is very helpful in solving very complex level of problems. तो oops की हेल्प से हम बहुत बड़ी लेवल की प्रॉब्लम भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट है हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स कैन बी क्रिएटेड, हैंडल्ड एंड मेंटेन्ड इजीली यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अब ये सेम बात है कि हम बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं इजीली, हैंडल भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से. नेक्स्ट पॉइंट, oops प्रमोट कोड रीयूज देयर बाय रिड्यूस रिडंडेंसी. अब इस पॉइंट को समझना बहुत ध्यान से. अब आप सभी स्टूडेंट्स ने इनहेरिटेंस का नाम सुना होगा. तो इनहेरिटेंस क्या होता है, हमारे पास दो क्लास है, एक पेरेंट क्लास है, एक हमारे पास है चाइल्ड क्लास. अब क्या होता है, पेरेंट क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिटेंस हम इनहेरिट कर सकते हैं हम चाइल्ड क्लास के अंदर. तो अगर हमने कोई फंक्शन यहाँ पे बनाया तो हम उस फंक्शन का चाइल्ड क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आप सभी स्टूडेंट्स को पता है. एक्सटेंड्स कीवर्ड की हेल्प से आप एक्सटेंड करके जो भी इसका फंक्शन है वो आप चाइल्ड क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हो. तो अब इससे क्या हो रहा है कि जो हमने फंक्शन ऑलरेडी बनाया है हम उसको रीयूजेबल कर पा रहे हैं, रीयूज कर पा रहे हैं, दोबारा यूज कर पा रहे हैं, जिससे हमारी क्या हो रही है, रीयूजेबिलिटी हो रही है और रिड्यूस हो रही है रिडंडेंसी. सपोज अगर यहाँ पे इनहेरिटेंस ना होता तो मैं सेम ही फंक्शन यहाँ पे भी बनाता, सेम ही फंक्शन में यहाँ पे बनाता, तो उससे क्या होता है, उससे रिडंडेंसी होती है कि हम एक ही फंक्शन को बार बार बना रहे हैं. बट इनहेरिटेंस की हेल्प से हम रीयूजेबिलिटी कर पा रहे हैं. एंड इनहेरिटेंस किसके अंदर आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर आता है. तो बेसिकली oops डायरेक्टली क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है कोड की रीयूजेबिलिटी को. लास्ट, oops also helps to hide the unnecessary details with the help of data abstraction. तो एब्स्ट्रैक्शन सभी स्टूडेंट्स को पता है. एब्स्ट्रैक्शंस क्या होता है कि यूजर को जो भी यूजर की नेसेसरी डिटेल्स है, जो भी यूजर को चाहिए डिटेल्स, वही डिटेल्स प्रोवाइड करता है. जितनी भी अननेसेसरी डिटेल्स है उसको हाइड कर देता है. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सेप्शन हैंडलिंग. सो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझना. Exceptions are the major reason for software failure. The exceptions can be handled in program beforehand and prevent the execution from stopping. This is known as exception handling. तो जब भी डेवलपर कोई भी कोड लिखता है, डेवलपर जब भी कोई एक सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई भी डेवलप करता है, कोई भी कोड लिखता है, इंप्लीमेंटेशन करता है, कोडिंग करता है, तो पहले से ही वो बिफोर हैंड मतलब पहले से ही एग्जीक्यूशन को देखो. अगर एक्सेप्शन आया, अगर कोई भी एक्सेप्शन आता है तो आपका एग्जीक्यूशन रुकेगा. तो अब एक डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जीक्यूशन नहीं रुकना चाहिए. तो क्या करता है, बिफोर हैंड वो पहले से ही एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकता है. तो आप सभी स्टूडेंट्स को ट्राई कैच का नाम पता होगा, ट्राई कैच के बारे में सुना होगा. जावा के अंदर ट्राई कैच ब्लॉक होता है जिसके हेल्प से हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं पहले से ही. तो एक्सेप्शंस आप सभी को समझ में आ चुकी होगी. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18. हाउ मच मेमोरी डज ए क्लास ऑक्यूपाई. ये क्वेश्चन 2024 बैच के अंदर टीसीएस के इंटरव्यू के अंदर काफी बार रिपीट हुआ है, काफी बार पूछा गया है. तो ध्यान से समझना. अब दो पॉइंट है, क्लास और ऑब्जेक्ट. अब जब भी आप क्लास को इनिशियलाइज करते हो, जैसे आपने कोड के अंदर क्लास बना ली, तो ये कितनी मेमोरी लेता है. क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है क्लासेस डू नॉट कंज्यूम एनी मेमोरी. अब क्लासेस कोई भी मेमोरी नहीं लेता है. जब भी हम क्लास को एलोकेट करते हैं तो कोई भी मेमोरी कंज्यूम नहीं करता है. दे आर जस्ट अ ब्लूप्रिंट बेस्ड ऑन विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड. क्लासेस क्या है, क्लास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है. इस ब्लूप्रिंट की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर पा रहे हैं. इतनी चीज समझ में आ चुकी भाई. क्लास क्या है, क्लास एक ब्लूप्रिंट है. क्लास की हेल्प से हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं. नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड they actually initialize the class members and methods and therefore consume memory. तो जब आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो तो वो इनिशियलाइज करेगा क्लास के मेंबर्स को और मेथड्स को, तो कंज्यूम करेगा मेमोरी को. सो दैट्स व्हाई क्लास क्या करेगा, मेमोरी को कंज्यूम नहीं करता है, ऑब्जेक्ट्स मेमोरी को कंज्यूम करेगा. तो बस ये दो बात याद रख लेना कि क्लास हमेशा मेमोरी कंज्यूम करता है, सॉरी क्लास हमेशा मेमोरी को कंज्यूम नहीं करेगा एंड ऑब्जेक्ट हमारा मेमोरी को कंज्यूम करेगा. तो इतनी चीज आपको समझ आ चुकी होगी. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19. अब कुछ एचआर और बिहेवियर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ पैनल के अंदर एक आपका टेक्निकल रिक्रूटर जो भी आपके टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेगा, एक आपका एचआर और एक आपका टेक लीड. ये तीन जने वहां पे आपके बैठे रहेंगे और वे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे. पहले आपके टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, फिर लास्ट में आपसे चार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन. आर यू विलिंग टू रिलोकेट,
एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन एचआर के अंदर पूछे जा सकते हैं। लाइक ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन अवर ऑर्गेनाइजेशन। एंड आप किसी भी कंपनी में जाओगे, असेंचर, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, वहां पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन अवर ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसके आंसर को कैसे फ्रेम करना है, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट इसका आंसर कर देता है, बट डिफरेंट क्या है कि हमें इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे आंसर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। प्रेजेंटेशन स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ रेप्यूटेबल फर्म लाइक योर्स टू स्टार्ट माई करियर। आपको अपना करियर स्टार्ट करना है बिकॉज यू आर फ्रेशर। एज अ फ्रेशर आई एम लुकिंग फॉर अ सुटेबल प्लेटफॉर्म टू लॉन्च माई करियर। आपको अपना करियर बनाना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म ऐसा देखना पड़ेगा जो बेस्ट हो। एंड एक्सप्लोर माई स्किल्स, you have to explore your skills, so you have to join this organization. I am confident that your company will help me expand my knowledge. आपको ये शो करना है कि आप स्किल्स नॉलेज पे ज्यादा वर्क करते हो, एंड इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद आपकी जो स्किल्स और नॉलेज है वो एक्सपेंड हो जाएगी। एंड दिस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू डू सो। तो ये एक बेस्ट आंसर है, ये एक बेस्ट आंसर है। अगर हम आंसर की बात करें तो एक बेस्ट आंसर है। इस आंसर को आप बोल सकते हो वहां पे, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से आपको बिहेवियर क्वेश्चंस होंगे, उनके बहुत ध्यान से आंसर करने हैं। एंड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर यू विलिंग टू रिलोकेट। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाने की चांसेस काफी आई है। आर यू विलिंग टू रिलोकेट। आप जिस भी पोजीशन पे, जिस भी जगह पे रहते हो, जिस भी स्टेट में रहते हो, आपको रिलोकेट करना पड़ेगा, चाहे वो पुणे करना पड़े, चाहे वो हैदराबाद करना पड़े, चाहे वो नोएडा करना पड़े। जहां पे भी टीसीएस के ऑफिस है, जहां पे भी टीसीएस आपको बुलाएगी, जहां पे भी उसकी लोकेशन होगी, तो आप रिलोकेट कर सकते हो या नहीं। तो आपको यहाँ पे यस बोलना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बोलना है, यस आई एम विलिंग टू रिलोकेट, ठीक है। सो नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड इस वीडियो के एंड में हम पहुंच चुके हैं। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन। अब बारी आ चुकी है लास्ट क्वेश्चन की। काफी क्वेश्चंस हमने इस वीडियो के अंदर सीखे, काफी चीजें मैंने आपको बताई है। एंड जितने स्टूडेंट्स का भी अभी अपकमिंग इंटरव्यू है, 1-to-1 मॉक इंटरव्यू बुक करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जाके अभी अपने स्लॉट्स बुक कर लो। वो आपको काफी हेल्प करने वाला है, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ, आपको काफी हेल्प करेगा। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। अब ये क्वेश्चन काफी, मतलब काफी बार पूछा जाता है एंड स्टूडेंट गलत आंसर करते हैं, वे बोल देते हैं नो। अब इंटरव्यूअर जब ये क्वेश्चन बोला है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, तो ये मत सोचना कि ये मेरा इंटरव्यूअर है, मैं इससे क्वेश्चन क्यों करूंगा। आपको यहाँ पे यस बोलना है, क्योंकि ये चीज शो करेगा कि यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर पोजिशन, ठीक है। तो आपको अपना इंटरेस्ट शो करना है कंपनी के रिलेटेड में, कि भाई मैं टीसीएस के अंदर जाना चाहता हूं, मैं जिस भी कंपनी के अंदर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, मैं इस कंपनी के अंदर जाना चाहता हूं, तो आपको यस बोलना है। एंड कुछ क्वेश्चंस के आंसर, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भैया किस टाइप के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, तो मैंने आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस फ्रेम कर दिया। ये टाइप के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, लाइक कैन यू टेल मी अबाउट कंपनी वर्क कल्चर, हाउ वुड यू डिस्क्राइब एन आइडियल एम्प्लॉय ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजेस एस्पेक्ट फॉर समवन इन द पोजीशन, हाउ डज ए पर्सन इन दिस प्रोफाइल कंट्रीब्यूट टू द कंपनीज ओवरऑल सक्सेस। तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दे दिए। इसमें से आपका जो मन करे, 1 से 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन, मिनिमम 1 क्वेश्चन आपको वहां पे राइज करने। एक क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो इनफ है। आप कंपनी के वर्क कल्चर के बारे में पूछ सकते हो, टेक्नोलॉजीज के बारे में पूछ सकते हो, अभी करंट प्रोजेक्ट पूछ सकते हो कि किस टाइप के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बस आपको क्वेश्चन पूछना है एंड ये शो करना है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस कंपनी में। सो होप सो आपको कंप्लीट वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊप्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो डीबीएमएस के क्वेश्चन हो, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन हो या डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन हो, हमने यहाँ पे सभी टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ऑलरेडी टीसीएस के अंदर पूछे जा चुके हैं डिजिटल प्रोफाइल पे, यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपको लग रहा हो कि यार मुझे यहाँ पे डाउट है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेल है, मेल भी कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी आपको लग रहा है, जो भी आपकी क्वेरी है, आप क्वेरी अपनी हमें कमेंट कर देना, मेल कर देना। आप लोग के लिए सारे पोर्टल्स ओपन है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इंस्टाग्राम के हैंडल्स मिल जाएंगे, आपको मेल मिल जाएगी, और कमेंट सेक्शन तो आप लोग के लिए ओपन है। सो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।